हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2005 सेज। नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे हो ये नाम। तुम लोगों ने 11वीं 12वीं में तुम्हारे स्कूल के टीचरों ने सिखाया होगा, सुना होगा। मैं नहीं कहता सिखाया होगा, मेरे को पता है वो कितना सिखाते हैं। 11वीं 12वीं में सुना तो होगा ही, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम से। और इसके अलावा टैक्सेशन में जब तुम टैक्स पढ़ते हो तुमने वहां भी पढ़ा होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में, कि तुमने देखा होगा टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं सेज को बहुत सारे, उनके ऊपर टैक्स बहुत कम लगते हैं, कुछ कुछ तो लगते ही नहीं है। तो वो सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005, अच्छा नाम से क्लियर हो रहा है कि एक्ट इंडिया में कब आया होगा, 2005 के अंदर आया होगा। नाम से क्लियर हो रहा है एक्ट कब आया था इंडिया के अंदर, 2005 में आया होगा। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बात कर लेता हूं तुम्हारे साथ। हाँ जी, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को मैं तुम्हारा कह रहा था बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बुक से इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं बात करूंगा सेस क्या होता है, कौन बनाता है, क्यों बनाया जाता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 दिख रहा है आपको, तो ये चीज शो कर रहा है कि एक्ट इंडिया में कब आया होगा, 2005 में आया होगा, 2005 में आया होगा। ये एक्ट क्या शो कर रहा है कि एक्ट इंडिया में कब आया होगा, 2005 के अंदर आया होगा। मगर एक चीज तुम्हारे को नॉलेज के लिए बता दो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में सेज ये एक्ट आने के बाद से बनने शुरू हुए हैं। पहले मैं सेज बताता हूं यार है तो क्या है। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल पहले बताता हूं, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले होता क्या है इसके बारे में बात करता हूं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, अच्छा देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा जोन, जोन का मतलब है यहां पे एरिया, एक ऐसा एरिया जिसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो इकोनॉमिक जोन है मतलब वहां पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी मिलेंगे, बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी मिलेंगे। एक ऐसा एरिया जहां पे मनी की फॉर्म में बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसे जोन को हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, जहां पे आपको मनी की फॉर्म में बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया जहां पे आपको मनी की फॉर्म में बेनिफिट मिलेंगे, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या कंसेप्ट है, बड़ा ध्यान से सुनना। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कुछ एरिया सेलेक्ट करती है, कुछ कुछ एरिया सेलेक्ट करती है पूरे इंडिया वाइड, पूरे इंडिया वाइड, कि इस एरिया को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करेंगे। क्यों करते हैं मैं उसका लॉजिक बताऊंगा अभी, और उसका क्या काम होता है लॉजिक करना, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, ऐसा क्यों किया जाता है बताऊंगा। लेकिन करती कौन है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो मान लो अगर ये इंडिया है, मान लेते हैं ये इंडिया है, एक यूं बना के जान के एक बॉक्स सा बना रहा हूं समझने के लिए। मान लो ये बॉक्स इंडिया है, मान लो इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये ये चार सेज डिक्लेयर करें, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। मान लो ये सेज 1 डिक्लेयर करा है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2 सेज 2, मान लो ये सेज 3 है, एंड मान लो ये सेज 4 है। ये जो बचा हुआ एरिया है, ये जो बचा हुआ एरिया, जो खाली एरिया है डॉटेड वाला, ये जो बचा हुआ एरिया है, इसको हम बोलते हैं डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। बचे हुए एरिया को हम क्या बोलते हैं, डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। लॉ कहता है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिस एरिया को सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया, हम मानते हैं कि वो एरिया अब इंडिया का पार्ट ही नहीं है वो इंडिया का ही पार्ट, मतलब इंडिया में ही सिचुएटेड है, लेकिन लॉ के पर्पसेस के लिए हम उसे इंडिया का पार्ट नहीं मानते। लॉ के पर्पसेस के उसको इंडिया का पार्ट नहीं मानते, इसका मतलब तुम ये समझो, इसको हम फॉरेन कंट्री मानते हैं, किस्म से फॉरेन टेरिटरी का पार्ट मानते हैं। तो हम ये जो सेज होते हैं ना सेज, हम सेज को किसका पार्ट मानते हैं, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को फॉरेन टेरिटरी मानते हैं, इंडियन टेरिटरी ही नहीं मानते। क्या ट्रीट करते हैं, फॉरेन टेरिटरी, मतलब ये है इंडिया के अंदर ही, लेकिन फिर भी इसे क्या मान रहे हैं, फॉरेन टेरिटरी। तुम्हें प्रैक्टिकली बताता हूं, मैं दिल्ली से हूं, तुम यहां से ग्रेटर नोएडा की तरफ निकलो, यहां से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाओ, तो ग्रेटर नोएडा में जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वहां पे ना केपीएमजी ईएनवाई की बिल्डिंग आती है, केपीएमजी की बिल्डिंग आती है। केपीएमजी की बिल्डिंग से पहले बहुत सारा एरिया सरकार ने सेज डिक्लेयर करा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे एरिया को सरकार ने क्या डिक्लेयर करा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करा हुआ है।
अब उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों डिक्लेयर किया जाता है? अब सुनना पड़ ध्यान से, अगर किसी भी एरिया की ग्रोथ करवानी है, अगर सरकार को किसी भी एरिया की ग्रोथ करवानी है तो सरकार क्या करती है, उस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है। उस एरिया को क्या कर देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर देती है। उस एरिया की ग्रोथ कैसे होती है भी समझाता हूं, उस एरिया की ग्रोथ कैसे होती है भी समझाता हूं। तो अब क्या होगा, अगर किसी एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया तो नाम से क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर उसको इंडिया का ही पार्ट मानेंगे तो उसको उसके ऊपर नॉर्मल इंडिया वाले लॉ लगेंगे। तो फिर इंडिया के जो नॉर्मल लॉ अगर वो इन पे भी वही लग रहे हैं और नॉर्मल लोगों पे भी वही लग रहे हैं, जैसे एक मान लो टैक्सेशन लॉ है, अभी मैंने तुम्हारे को बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं है, और लगता भी है तो कुछ कुछ जगहों पे बहुत ना के बराबर लगता है, या तो लगता ही नहीं है और लगता है तो कुछ बहुत ना के बराबर लगता है। सिमिलरली जैसे नॉर्मल कंपनी को बहुत ज्यादा लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, अगर वही कंपनी अपने आप को सेज में सेटअप करेगी, मान लो कोई कंपनी दिल्ली में बनी हुई है तो उसको बहुत सारे कंपनी लॉ के प्रोविजन फॉलो करने हैं, लेकिन अगर वही कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाके बनेगी तो उसको बहुत सारे कम लॉ, उसके ऊपर से बहुत सारे लॉ हट जाएंगे, उसे बहुत कम लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, और जो फॉलो भी करने पड़ेंगे वो बहुत लीनियंट तरीके से फॉलो करने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर किसी एरिया को सेज डिक्लेयर कर दिया जाए तो उसको नॉर्मल से अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर हम उसे इंडिया के अंदर उसे इंडिया की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर तो सब उसके लिए सारे लॉ यूनिफॉर्म हो जाएंगे, जो नॉर्मल कंपनी पे लॉ लग रहा है वही सेज वाली कंपनियों पे भी लगेगा जो सेज के अंदर जाके बनेगी। इसलिए उनको क्या करा कि वो इंडिया का ही पार्ट है लेकिन कुछ हिस्सों को सेज डिक्लेयर करने के बाद उन्हें हम फॉरेन टेरिटरी ट्रीट करते हैं, है ना। और फॉरेन टेरिटरी का मतलब है कि उनके ऊपर नॉर्मल इंडिया वाले लॉ या तो लगेंगे ही नहीं, और लगेंगे तो बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलेंगी उनको। और जो बचा हुआ पोर्शन है जो सेज नहीं है, जैसे दिल्ली है, अब यहां कोई सेज नहीं है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है हम क्या बोलेंगे, डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो ये इंडिया का पार्ट माना जाएगा, ये इंडिया का पार्ट माना जाएगा। अच्छा है वो भी इंडिया का पार्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा नहीं कि फॉरेन कंट्री में बने हैं, वो बने इंडिया में ही है, लेकिन हम उन्हें ट्रीट क्या कर रहे हैं, फॉरेन टेरिटरी ट्रीट कर रहे हैं ताकि उनको बेनिफिट दिए जाए। अब ये सेज बनाने का लॉजिक क्या होता है जरा समझना। मान लो कोई एरिया है और सरकार को लगता है कि इस एरिया में ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ का स्कोप है, तो सरकार क्या करेगी, मान लो सरकार ने किसी पर्टिकुलर एरिया को सेज डिक्लेयर कर दिया कि हम इस एरिया को सेज बनाएंगे, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से बात की जाएगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से बात की जाएगी कि तुम आकर अपनी कंपनियां यहां सेटअप करो। अच्छा तुम अपनी कंपनियां यहां बनाओ, तुम अपनी कंपनी यहां खोलो, फैक्ट्रीज यहां खोलो, तुम अपनी कंपनी फैक्ट्रीज यहां खोलो। अच्छा बड़ी बड़ी कंपनियों फैक्ट्रियों को तुम इनवाइट कर रहे हो कि तुम यहां आकर अपना प्लांट लगाओ, यहां आकर कंपनी खोलो, तो कोई पागल है कि वो आएगा? वो कहेगा भाई ये खाली जमीनें हैं, बंजर जमीनें हैं, मैं यहां आकर क्या करूंगा, मेरा क्या काम है यहाँ पे, मैं अपनी कंट्री में, मतलब मैं अपनी जहां पे मैं हूं वहीं ठीक हूं। तो सरकार क्या कहती है, तुम इस एरिया में आकर कंपनी बनाओ, तुम इस एरिया में आकर कंपनी बनाओगे तो हम तुम्हारे को टैक्सेशन बेनिफिट देंगे, हम तुम्हारे को लॉ में बहुत सारे बेनिफिट देंगे। तो उनको लालच दिया जाता है कि तुम इस एरिया में आओ, तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर लॉ नहीं लगेंगे बहुत सारे, ताकि वो लालच में वहां पे जाएं। अच्छा किसी भी एरिया को जब तक, किसी भी बिजनेसमैन को जब तक फायदा नहीं दिखेगा तब तक वो वहां जाएगा नहीं। तो इसलिए उनको फायदे दिखाए जाते हैं कि तुम्हारे को देखो एक साल में इतने करोड़ का टैक्स बच जाएगा जो तुम नॉर्मल हर साल पे करते हो, तुम्हारा अगर तुम सेज में आकर कंपनी बनाओगे और तुम यहां से आकर कंपनी ऑपरेट करेगा तो तुम्हारे ऊपर टैक्सेस कम लगेंगे, या लगेंगे ही नहीं, तुम्हारे ऊपर ये वाले लॉ भी कम लगेंगे, तो तुम्हारा एक साल का बहुत सारा करोड़ों रुपए बचता है, तो लोग वहां पे जाकर कंपनी बनाते हैं। अच्छा जब लोग कंपनी बनाएंगे वहां पे जाकर तो आसपास तुम्हें नहीं लगता कि जब लोग वहां जाएंगे तो डेली डेली लोग, अच्छा मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने तुम्हें बताया कि अभी ग्रेटर नोएडा के पास सेज बना है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो ग्रेटर नोएडा में काम करने जाते हैं, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा काम करने जाते हैं। अब दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाने में 1.5-2 घंटे लगते हैं। अब बंदा सोचेगा ना यार कि मैं दिल्ली से ग्रेटर नोएडा डेली अप डाउन करता हूं, तो बेटर तरीका ये है कि जहां मेरी कंपनी है मैं आसपास ही घर ले लूं। तो जब यहाँ पे कंपनियां सेटअप होंगी तो तुम्हें नहीं लगता कि आसपास बिल्डर्स फ्लैट बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा जब बिल्डर्स फ्लैट बनाएंगे और लोग रहने लग जाएंगे तो तुम्हें नहीं लगता आसपास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनने शुरू हो जाएंगे, कि लोगों को शॉपिंग भी करनी है, खाने पीने का सामान भी चाहिए होगा, लोग आसपास जाएंगे। अच्छा जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने लगेंगे, बच्चे आ जाएंगे, फैमिलीज आने लगेंगी यहाँ पे, तुम्हें नहीं लगता आसपास स्कूल भी खुल जाएगा, बच्चे पढ़ने भी जाएंगे आसपास ही, उनके माँ बाप यही चाहेंगे कि आसपास स्कूल भी मिल जाए। करते करते करते, और तुम्हें नहीं लगता कि जब ये सब हो जाएगा तो आसपास एयरपोर्ट भी खुलता है? अभी एयरपोर्ट जगह जगह बनाते हैं, सेज के पास आजकल एयरपोर्ट भी बनाए जाते हैं। वो एयरपोर्ट बनाने का लॉजिक क्या होता है कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं वो आए दिन अप डाउन करेंगे। कितने इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो कंपनी साइज में बना रहे हैं लेकिन वो रहते दूसरी सिटी में या दूसरी स्टेट में, तो वो अप डाउन करने के लिए इंडस्ट्रीज एयरपोर्ट से आना पसंद करते हैं, तो आसपास एयरपोर्ट बनेंगे, और इस तरीके से अगर वो करेंगे तो वो एरिया ग्रो हो जाएगा, वो एरिया ग्रो हो जाएगा। तो ले दे के किसी एरिया को अगर ग्रो कराना तो सरकार क्या करती है, उस एरिया को सेज बना देती है। तो सरकार ये सरकार का खुद का एफर्ट नहीं होता। बहुत सेज कौन कौन बनाता है मैं तुम्हें बताता हूँ।
सेज गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, और वहां पे लॉ में लिखा हुआ है एनी प्राइवेट पर्सन भी बना सकता है। कोई प्राइवेट पर्सन जो सरकार नहीं है लेकिन बना सकते हैं। तुम्हारे को बहुत एक बढ़िया एग्जांपल दूं, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, हरियाणा के अंदर एक सेज हरियाणा में एक सेज बनाया गया था, और वो सेज पता किसने बनाया? रिलायंस ने, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके। स्टेट गवर्नमेंट कौन है? हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने रिलायंस के साथ मिलकर एक सेज बनाया है। तो जो लोग सेज बनाते हैं ना, अगर सिंगल बंदा सेज बना रहा है तो उसे हम बोलते हैं डेवलपर। इस लॉ में उसे जगह जगह वर्ड यूज होगा डेवलपर। तो डेवलपर कौन है? जो सेज को बना रहा है। और जो अगर एक से ज्यादा बंदे मिलके बना रहे हैं तो इन्हें हम बोलते हैं को डेवलपर्स। जैसे अब यहां पे ये भी हैं, रिलायंस और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके बनाया है हरियाणा में सेज, तो ये रिलायंस हो गई को डेवलपर 1 एंड हरियाणा गवर्नमेंट हो गई को डेवलपर 2। को डेवलपर 2। तो अगर किसी एरिया की ग्रोथ करवानी है ना, तो उसे क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? सेज डिक्लेयर कर। तो और सेज को बनाने में कई करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, तो एक बंदे का काम नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुमने इसको एक एग्जांपल लेके चलो मॉल से। अच्छा एक मॉल है, ये मान लो एक मॉल है। अच्छा मॉल को बनाना, मॉल तो एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन मैं तुम्हारे को मॉल से एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमने मॉल को देखा है। तुमने मॉल देखा, बहुत सारे लोगों ने सेज नहीं देखा होगा क्या है। मॉल तो देखा है। मॉल क्या होता है? मॉल एक प्रोजेक्ट होता है जो इस बंदे, अच्छा मॉल के अंदर बड़ी सारी शॉप्स होती हैं, ये शॉप्स हैं उसके अंदर। अच्छा शॉप्स जो उसके अंदर होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं। अगर किसी मॉल में बड़े बड़े ब्रांड्स को लेकर आना है तो क्या ब्रांड ऐसे ही उस मॉल में शॉप खोल लेते हैं कि पहले वो ब्रांड्स आसपास की लोकेलिटी देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आसपास के लोगों की पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, यहाँ पे हमारा ब्रांड खोलने का फायदा होगा नहीं होगा, क्या आसपास के लोग ऐसा तो नहीं मॉल में आएंगे सिर्फ घूम फिर के चले जाएंगे, शॉपिंग करेंगे ही नहीं, हमारा माल बिकेगा ही नहीं। तो तुम्हें पता है जो लोग मॉल बनाते हैं, जब अच्छा मॉल बनाने के बाद अंदर शॉप्स खुलती हैं तो शॉप्स में जो लोग पैसा लगाएंगे उन्हें हम इन्वेस्टर्स बोलेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है मॉल के लिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना आसान होता है? नहीं। तो तुम्हारा मॉल, अच्छा तुमने देखा कितने मॉल इसीलिए फेल हो जाते हैं। कितने मॉल ऐसे, तुम्हारे को मैं ईस्ट दिल्ली के अंदर एक क्रॉस रिवर मॉल है, वो फेल हो गया क्योंकि आसपास की जो लोकेलिटी थी वो पेइंग कैपेसिटी उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, है ना। रजौरी गार्डन की तरफ दिल्ली के अंदर मॉल है, बीच में कहीं मॉल है, दिल्ली के अंदर कई सारे मॉल है जो फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं थी। तो सिमिलरली एक मॉल को बनाने में कई करोड़ों का प्रोजेक्ट लगता है, और अगर उन मॉल के अंदर जो दुकानदार आ रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि इस दुकान, यहाँ पे दुकान खोल के फायदा नहीं है, तो क्या वो दुकान खोलेंगे? वहां पे नहीं। और कितने लोग, कितने इन्वेस्टर खोल लेते हैं लेकिन बाद में नुकसान होता है तो बाद में चले जाते हैं यहाँ से कि यार दुकान खोलकर नुकसान हो गया, इस मॉल में तो सेल ही नहीं आ रही, आसपास के कस्टमर ही नहीं है। तो जैसे एक मॉल डेवलप किया जाता है और मॉल के अंदर बड़ी सारी शॉप्स वालों को इन्वेस्ट अलाउ, जो शॉप खोलते हैं वहां पे उन्हें हम इन्वेस्टर बोलते हैं कि आओ तुम हमारे मॉल में शॉप खोलो, बड़े बड़े ब्रांड्स को बुलवाया जाता है। सिमिलरली ऐसे एक सेस बनाया जाता है और सेस के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों को, इंडिविजुअल्स को, पार्टनरशिप फर्म्स को, फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को बुलवाया जाता है, आओ तुम यहाँ आकर सेटअप करो। तो जैसे यहाँ पे सेम इसको मॉल से जोड़ लो, जब मॉल में इन्वेस्टर आएगा तो अपना बेनिफिट देखेगा कि उसको क्या फायदा इस मॉल में दुकान खोल के। सिमिलरली अगर कोई बंदा सेज में जाकर अपनी कंपनी खोल रहा है तो वो अपना बेनिफिट देखेगा कि उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है अगर वो सेज में जाकर कंपनी खोलेगा। तो सरकार फिर उसको बेनिफिट दिखाती है कि बेटा तुम्हारे को टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम्हारे को लॉ कम फॉलो करने पड़ेंगे, तुम्हारे को एक्सपोर्ट ड्यूटी माफ हो जाएगी। बड़े सारे तरीके दिए जाते हैं उनको फायदा देने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो लोग उस सेज में आकर पैसा लगाएं। तो एक सेज को बनाना इतना आसान नहीं है, कई हजार करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होता है और कई कई एकड़ में सेज बनता है। ऐसा नहीं है छोटा सा एक एरिया को पकड़ लिया सेज बना दिया, कई कई किलोमीटर, कई कई एकड़ में, मतलब 25 किलोमीटर के दायरे का सेज है। इतना बड़ा सेज है कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक सेज ही चल रहा है। तो बहुत बड़े बड़े सेज होते हैं, ऐसा नहीं कि मॉल की तरह एक छोटा सा मॉल, तो वैसे तो मॉल भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन सेज जो है ना, एक सेज के अंदर कई मॉल बन जाएंगे, ऐसे समझो। तो मैं तो बता ना कि एक सेज को, किसी भी एरिया को अगर ग्रो कराना हो तो सरकार उसे क्या करती है, सेज डिक्लेयर करवाती है। और बड़े बड़े डेवलपर जैसे रिलायंस के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट ने सेज बनाया, तो रिलायंस ने क्या करा होगा, वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बुलवाया होगा, कुछ कंपनीज उसने खुद सेटअप करी होंगी, कुछ फैक्ट्रीज उसने सेटअप करी होंगी, लोगों को बोला होगा आओ तुम यहाँ पे आकर खोलो। तो इतना बड़ा सेज को डेवलप करने के लिए खुद भी पैसा चाहिए, तो रिलायंस वालों पे तो पैसा है ही है, प्लस कुछ पैसा किन से मिल जाता है, जिन कंपनी को वो बुला रहे हैं यहाँ पे कि तुम यहाँ कर सेटअप करो, क्या वो कंपनी वाले उधर की जमीन परचेज नहीं करेंगे सेज की? वहां पे जमीनें भी सस्ते दामों पे मिलती हैं।
तो वो लोग आएंगे वहां अपना प्लांट लगाएंगे, वो कंपनी वाले, तो वो पैसा नहीं देंगे, तो पैसा मिलेगा ही सरकार को, वहां से भी पैसा मिलेगा। सर अल्टीमेटली सरकार ही डेवलप करवाती है। तो दो तरीके होते हैं, तो सरकार खुद उसको सेज बनवाए और इंडस्ट्रीज को बुलवाए और उनको जमीनें बेचे वहां की और वहां पे सेज सेटअप करवाए। दूसरा तरीका ये होता है कि सरकार प्राइवेट इंडिविजुअल जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उनको बुलवाए, जैसे रिलायंस का मिलकर बनवाया और रिलायंस को बोला कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ और जितनी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी कुछ पैसा हम लगाएंगे तुम लगाओ और मिलके सेल्स डेवलप करवाओ, यहाँ पे कंपनीज को सेटअप करवाओ, यहाँ पे फैक्ट्रीज, यहाँ पे रोड्स अच्छी बनवाओ। और उसके बाद अच्छा रिलायंस भी जब जाएगा तो क्या उसको पैसे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। रिलायंस जब जैसे जस्ट लाइक ऐसे समझो कोई बिल्डर है, अब ऐसे बिल्डर पहले प्लॉट खरीदता है, प्लॉट खरीदने के उसको बिल्डिंग बनाता है, उसे बना के बेच देता है। सेम रिलायंस कर रहा होगा, वो सेज के अंदर बिल्डिंग बना रहा होगा, सेज में बिल्डिंग्स बना बना कर बेच रहा होगा और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बुलवा रहा होगा तुम यहाँ आओ। और जब इंडस्ट्रीज वहाँ जाएंगे तो फायदे उनको कौन दे रही होगी? सरकार दे रही होगी कि यहाँ जाओगे तो तुम्हारे को टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलेंगे, लीगल बेनिफिट्स मिलेंगे। और मैंने तुम्हें बताया कि इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए इसका नाम क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं। और मैं तुम्हें ये भी बता दिया कि जिस एरिया को सेज डिक्लेयर कर दिया वो तो उसको हम फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। और उसके अलावा जितना भी बचा हुआ एरिया है, जैसे मान लो मैंने तो ऐसा ही इंडिया है, इसमें से 4 सेज डिक्लेयर करें एग्जांपल है। वैसे जो सबसे पहले, जहां तक मेरा याद है, जहां तक मेरे को आइडिया, एक बार चेक कर लेना गूगल पे, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहां तक मेरे को याद है सबसे पहला सेज जो बना था वो गुजरात में बना था। वो कहाँ बना था? गुजरात में बना था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब तो जगह जगह है, कहीं पे भी देख लो। हरियाणा में मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दे दिया, ग्रेटर नोएडा का एग्जांपल दे दिया। अब तो सेज बहुत सारे हैं। अच्छा तुम्हारा विषय और बताऊं, मैंने तुम्हें बताया कि सेज एक्ट 2005 है। सेज का एक्ट कौन सा है? 2005। तो लोगों को ये लगता है कि एक्ट कब आया होगा इंडिया में? 2005 में आया होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। एक्ट तो 2005 में आया था, लेकिन ऐसा नहीं कि सेज 2005 से बनने शुरू हुए थे। आपको पता है सन 2000 से, ईयर 2000 से ही सरकार को ये लगने लगा था कि इंडिया में सेज बनने चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नाम का कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में चल ही रहा था, इंडिया में नहीं था। तो सरकार को लगा कि इंडिया में सेज नाम का कंसेप्ट आना चाहिए, ईयर 2000 में लगा। तो उस टाइम पे ना सेज को लेकर स्कीम्स बनाई थी सरकार ने, बड़ी सारी स्कीम्स बनाई थी। लेकिन आपको पता है कि स्कीम्स पे लोगों का भरोसा कम होता है। अच्छा, स्कीम्स पार्लियामेंट के थ्रू तो बनती नहीं, वो सरकार बनाती है, और सरकार पे लोग कम भरोसा करते हैं कि पता नहीं आज इन्होंने स्कीम बनाई है, कल एकदम से स्कीम हटा देंगे तो हमारे सारे बेनिफिट छिन जाएंगे। जब कोई चीज लॉ बन जाती है ना, तो लोगों का ट्रस्ट ज्यादा हो जाता है। तो सन 2000 में सेज बनाने शुरू करे थे, लेकिन लोग सेज पे इतना भरोसा नहीं करते थे। लोग सेज में जाकर अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करते। लोगों को लगता था पता चले हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट सेज में जाकर कर दें, हम वहां पे जाकर कंपनी खरीद लें, वहां जाकर फैक्ट्री खरीद लें, इस लालच में कि सरकार हमारे को बेनिफिट देगी। पता चले बाद में सरकार स्कीम ही एबॉलिश कर दे और हमारे बेनिफिट छिन जाए। तो इसलिए लोगों को ट्रस्ट दिलवाने के लिए 2005 के अंदर सेज एक्ट बनवाया गया पार्लियामेंट के थ्रू। और जब एक बार कोई चीज एक्ट की फॉर्म में बन जाती है, फिर तो तुम्हें पता है कि पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, तो फिर तो पता लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि लॉ है तो आसानी से जाएगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रूल्स जैसे कंपनी लॉ है, अच्छा कंपनी लॉ में रूल्स हैं, रूल्स सरकार बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाती है, लेकिन एक्ट, कंपनी एक्ट किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने। अच्छा रूल्स हर रोज चेंज होते हैं। जब से कंपनी एक्ट 2013 आया, कितनी बार रूल्स चेंज हो चुके होंगे, लेकिन कंपनी अमेंडमेंट एक्ट कितनी बार चेंज, अब कंपनी एक्ट में कितनी बार अमेंडमेंट आई है? 4-5 बार। कंपनी अमेंडमेंट 2015, 2017, 2019, 2020। लेकिन रूल्स हजारों बार चेंज हो चुके हैं। इसके अलावा सरकार के बनाए हुए रूल्स आए दिन चेंज होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट में इतनी आसानी से चेंजेस नहीं आते। तो टेस्ट जो एक्ट होते हैं वो मोर रिलायबल होते हैं। तो जब इंडिया में सेज का कंसेप्ट लाया गया और स्कीम्स लॉन्च करी गई, तो लोगों को सेज के स्कीम्स के ऊपर भरोसा कम था, सरकार की स्कीम्स के ऊपर भरोसा कम था, तो लोग कम जाते थे सेज में, लोग इन्वेस्टमेंट कम करते थे। देखो रिलायंस सेज डेवलप कर रही है, सरकार सेज डेवलप कर रही है कि आओ तुम यहाँ इन्वेस्ट। बिल्डर है, बिल्डर फ्लैट बनाता है, क्या सारे लोग बिल्डर के फ्लैट को खरीद लेते हैं? वो खाली पड़े रह जाते हैं, बहुत सारे फ्लैट खाली भी पड़े रहते हैं, तो बिल्डर का पैसा ब्लॉक हो जाता है। सिमिलरली रिलायंस ने इतना बड़ा सेज डेवलप करा, कई करोड़ों का प्रोजेक्ट, रिलायंस ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब लोग आकर वो बिल्डिंग खरीद ही नहीं रहे, लोग आकर वो लैंड खरीद ही नहीं रहे, वो लोग आकर वो फैक्ट्री खरीद ही नहीं रहे, तो रिलायंस का तो चूना लग जाएगा इतना बड़ा सेज बनाकर। तो रिलायंस भी पागल थोड़ी, उसने सोच समझ के सेज बनाया होगा ताकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलवाया जा सके। अच्छा अल्टीमेटली सेज को बनाने का फायदा पता है क्या होता है? मैंने तो बताया कि यहाँ पे ना सेज जो बनाए जाते हैं ना, जितने भी सेज बनाए जाते हैं, इनका एक ही काम होता है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाना। तुम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो वर्ल्ड क्लास हो, जो कोई भी ना बनाता हो। सेज में ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए, ऐसी इंडस्ट्रीज को बुलाओ जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए, जो कहीं नहीं बनते,
ताकि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो, इंडिया से बाहर जाए, ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। अच्छा, आज की डेट में इंडिया ज्यादातर एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। हमारा माल चाइना से आता है, यूएस से आता है, ताइवान से आता है, कितनी कितनी कंट्रीज से आता है, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है। सरकार ये चाहती है एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो, इंडिया से माल जाए। अच्छा देखो एक बात बताओ, जब इंपोर्ट ज्यादा होगा और इंडिया में माल आएगा ज्यादा, बनेगा नहीं, तो क्या इंडिया में फैक्ट्रीज कम हो जाएंगी? बिल्कुल कम हो जाएंगी। यार जब इंडिया में माल बनेगा ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगी ही नहीं, तो फैक्ट्रीज कम हो जाएंगी। अच्छा, वो माल सारा चाइना से बन के आ रहा है, क्या चाइना में फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी? क्योंकि माल बनाने के लिए फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, लेबर होगी। इसका मतलब रोजगार किधर के लोगों को मिल रहा है? रोजगार चाइना के लोगों को मिल रहा है, इंडिया के लोगों को नहीं मिल रहा है। इंडिया के लोग तो खाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, माल बने बनाए माल को खरीद के बेच रहे हैं। लेकिन अगर वही फैक्ट्री इंडिया में सेटअप होगी, इंडिया में माल बनेगा, इंडिया से बिकेगा, तो क्या इंडिया के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? यस। तो सरकार अल्टीमेटली यही चाहती है कि सेज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यहां बने और यहां से एक्सपोर्ट होकर बाहर जाए, ताकि ग्रोथ हो, ताकि ग्रोथ हो, इंडिया की क्या हो, ग्रोथ हो। इसीलिए ना तुम्हारे को अगर मैं नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, इसीलिए हमारे इंडिया में सेज को ग्रोथ इंजन्स भी बोलते हैं। यहां पे लिख लो, इसीलिए सेज आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ इंजन्स। सेज को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ इंजन्स भी बोलते हैं। अच्छा, ग्रोथ इंजन्स क्यों सब बोल रहे हैं, अब समझ आ गया? क्योंकि ये हमारे इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रोथ इंजन्स, इन्हें हम ग्रोथ इंजन भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ चीजें और बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे अगर मान लो ये इंडिया है, मान लो ये यूएसए है। अच्छा, अगर इंडिया से हम गुड्स बाहर भेज रहे हैं, गुड्स सेंड कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। और जो भेज रहा है उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्टर, और जिसे भेजा जा रहा है उसे हम बोलेंगे इंपोर्टर। इंडिया से अगर हम गुड्स बाहर भेज रहे हैं, तो इंडिया वाले कौन होगा? एक्सपोर्टर, और यूएसए वाले मंगवा रहे हैं माल, तो वो कौन होगा? इंपोर्टर। इसी का उल्टा कर दो, अगर इंडिया यहीं है, यूएसए यहीं है, अगर यूएसए वाले हमें गुड सेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम मंगवा रहे हैं, तो हम इसका मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया वाले कौन हो गए? इंपोर्टर। एंड यूएसए वाले कौन हो गए? एक्सपोर्टर। ओके, तो इंडिया वाले इंपोर्टर, यूएसए वाले एक्सपोर्टर। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं ये कंसेप्ट, अब जरा समझना। लॉ कहता है अगर आप डीटीए से माल सेज में भेजते हो, अगर डीटीए से गुड्स सेज में जा रहे हैं, डीटीए से गुड्स सेज में जा रहे हैं, तो इसका मतलब सेज वाले गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी क्या बोला? सेज को फॉरेन कंट्री ट्रीट किया जाता है। फॉरेन कंट्री है नहीं, है तो वो इंडिया का ही पार्ट, लेकिन उसे फॉरेन कंट्री ट्रीट करते हैं। तो जब डीटीए से माल सेज में भेजेंगे, तो इसे हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट नहीं बोलते। क्यों, क्या बोलते हैं? डीम्ड। अच्छा, डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लिया जाएगा। ये एक्चुअल में एक्सपोर्ट है नहीं। अच्छा, एक्चुअल एक्सपोर्ट तो कब होता है? जब एक्चुअल में इंडिया से माल बाहर जाएगा, तब एक्सपोर्ट कहलाएगा। ये एक्चुअल एक्सपोर्ट नहीं है, डीम्ड एक्सपोर्ट है। अच्छा, डीम क्यों बोल रहे हैं, समझ आ गया? समझ आ गया वो लॉजिक, कि है तो इंडिया में ही, लेकिन हम इसे इंडिया में होने के बाद भी फॉरेन टेरिटरी ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में तो फॉरेन टेरिटरी नहीं है, इसलिए प्योर एक्सपोर्ट नहीं है। क्या है ये? डीम्ड एक्सपोर्ट है। क्या है ये? डीम्ड एक्सपोर्ट है। अच्छा, इसे डीम्ड एक्सपोर्ट मान, अच्छा इसका मतलब जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि ग्रेटर नोएडा में सेज बना हुआ है। मान लो ये सेज ग्रेटर नोएडा में है, ये सेज ग्रेटर नोएडा में है, और मान लो दिल्ली से माल जा रहा है, दिल्ली से माल जा रहा है। अगर दिल्ली से माल ग्रेटर नोएडा जा रहा है सेज के अंदर, तो देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा भी इंडिया में ही है, दिल्ली भी इंडिया में ही है, लेकिन स्टिल ये क्या कहलाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि माल कहां जा रहा है? सेज में। अच्छा, यही अगर हमें दिल्ली से माल, ग्रेटर नोएडा पूरा सेज नहीं है ना, ग्रेटर नोएडा का कुछ एरिया सेज है। अगर मैं मान लो दिल्ली से माल ग्रेटर नोएडा में एक ऐसे एरिया में भिजवा रहा हूं जो सेज नहीं है, तो फिर वो एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगा, फिर वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन कहलाएगी विद इन द इंडिया, विद इन द टेरिटरी वाली। वो एक्सपोर्ट कब कहलाएगा? जब हम दिल्ली से माल सेज में भेजेंगे, तब वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। या किसी दूसरी टेरिटरी से माल किसी ऐसी जगह पे भेजेंगे जो सेज है, मान लो दिल्ली से, पंजाब से, कहीं से भी माल किसी ऐसे एरिया में जा रहा है इंडिया के अंदर जो सेज है, तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा। अच्छा, डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब है, हमारे इंडिया में क्या होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो सरकार बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, उसे हम बोलते हैं कस्टम्स। आपको पता होगा, कस्टम ड्यूटी जो लगती है, कस्टम ड्यूटी जो लगती है वो इंपोर्ट पे भी लगती है
और एक्सपोर्ट पे भी लगती है। लेकिन हमारे इंडिया में ना एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है। तो इंडिया में एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती ही नहीं है। अगर आप इंडिया में माल मंगवाओगे तो इंपोर्ट ड्यूटी तो लगती है, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि आप इंपोर्ट कम से कम करो, तो इसलिए वो महंगा कर देती है इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर। लेकिन अगर आप इंडिया से माल भेज रहे हो बाहर, तो आप इंडिया की ग्रोथ करवा रहे हो, आप इंडिया में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इंडिया से माल बाहर भेज रहे हो, तो इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करिए, इंडिया के लोगों को रोजगार दे रहे हो। तो इंडिया में सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इसीलिए इंडिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती ही नहीं है बहुत सारी जगहों पर, और लगाती भी तो बहुत ना के बराबर लगाती है, ताकि इंडिया में एक्सपोर्ट ग्रो करे। लेकिन इंपोर्ट सरकार चाहती है कम से कम हो, तो इसलिए इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। तो अब तुम सोचो, तो लॉ ये कहता है कि अगर तुम दिल्ली मैंने तुम्हें बताया, तो अगर हम डीटीए, और डीटीए क्या है मैंने तुम्हारे को भी बता दिया ऊपर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया किसको बोलते हैं, तुम्हें समझ आ गया। सेज को छोड़कर इंडिया का जो बचा हुआ पोर्शन है वो सब क्या कहलाता है, डीटीए कहलाता है। तो अगर डीटीए से माल सेज में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाएगा। और डीम्ड एक्सपोर्ट कहलाने का मतलब है कि जो नॉर्मल एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे टैक्सेशन बेनिफिट्स जो नॉर्मल एक्सपोर्ट के टाइम पे एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं, वो सारे टैक्सेशन बेनिफिट्स जो नॉर्मल एक्सपोर्ट के टाइम पे एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं, एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, सेज को भी मिलेंगे। अच्छा, सेज को फायदा क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा सेज को फायदा क्या होगा, यहां से एक्सपोर्टर, अच्छा डीटीए वालों को फायदा क्या हो रहा है, अगर वो सेज में माल भेज रहे हैं, तो जब डीटीए वालों के ऊपर जब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी तो माल सस्ता जाएगा। अच्छा, अगर मैं वहां से माल लगाकर भेज रहा हूँ, मैं माल की कॉस्ट लगाकर भेज रहा हूँ, अगर डीटीए, तुम सोचो लॉजिकली सोचो, ऐसा क्यों करा, इसे सस्ता क्यों करा। अगर दिल्ली से माल सेज में जा रहा है और सरकार उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दे, क्या गुड्स की कॉस्ट महंगी हो जाएगी। मान लो कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है और सरकार कहेगी तुम 20 रुपए की ड्यूटी भी पे करो, तो क्या वो प्रोडक्ट 120 रुपए का पड़ेगा सेज वालों को। लेकिन अगर सरकार ये कह दे कि हम तो, अगर तुम माल सेज में भिजवाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ही नहीं, तो क्या सेज को वही चीज जो 120 की पड़नी चाहिए थी वो 100 रुपए की पड़ गई, क्या सेज वालों को वो चीज सस्ती पड़ रही है। यस, बिल्कुल सस्ती पड़ रही है। तो यही फायदे मिलते हैं सेज में सेटअप करने के। तो आपको, अगर आप सेज के अंदर बैठ के माल मंगवा रहे हो, तो जो भेज रहा है उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, जो मंगवा रहा है सेज के अंदर उसको भी टैक्सेशन बेनिफिट मिलते हैं। प्लस सेज के अंदर जो लोग अपनी कंपनी सेटअप करते हैं उनके ऊपर बहुत सारे लॉ में एग्जम्पशंस होती हैं। जिन लोगों ने कंपनी लॉ मेरे से पढ़ा, तुमने देखा होगा राइट इशू के अंदर उनको बहुत सारी एग्जम्पशंस थी, कंपनी लॉ के अंदर राइट इशू में, प्राइवेट प्लेसमेंट में, डेज में बहुत सारी एग्जम्पशन थी, जनरल मीटिंग में बहुत सारी एग्जम्पशंस थी सेज के अंदर जो लोग कंपनियां वगैरह सेटअप होती हैं। और मैंने तुम्हारे को ये भी बता दिया कि सेज कौन बनाता है, सेज कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट पर्सन भी बना सकता है ना। और जो लोग सेज को बनाते हैं मैंने तो बता दिया, अगर वो सिंगल बंदा तो डेवलपर, एक से ज्यादा लोग मिलकर बना रहे तो वो को डेवलपर्स, उन्हें हम डेवलपर बोलते हैं। और जो सेज है वो इंडियन टेरिटरी में ही बनता है, उसे सरकार सेज डिक्लेयर करती है। जो बचा हुआ एरिया जो सेज नहीं है वो सब क्या कहलाता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया कहलाता है। ये तुम्हारे को मैंने एग्जाम्पल देकर समझा दिया, ठीक है। और बाकी सारी चीजें तुम्हारे को मैंने बता ही दी हैं सेज के बारे में। मैं कुछ देख लूं कुछ रह तो नहीं गया, नीचे बुक रखी हुई है मैंने, मेन बातें। अच्छा हाँ, एक चीज याद रख लो, एक चीज याद रख लो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम टैक्सेशन के अंदर इतने सारे बेनिफिट दे रहे हो, कंपनी लॉ में बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि सेज के प्रोविजन बहुत सारे एक्ट से कंट्राडिक्ट करते होंगे। अच्छा, नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट, मान लो इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है, अच्छा इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया पे लगता है, तो इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि हमारे लॉ पूरे इंडिया पे लगेगा और पूरे इंडिया के अंदर इतना टैक्स लगेगा। एग्जांपल लेके बात करते हैं, सेम ऐसे कस्टम्स, कस्टम पूरे इंडिया पे लगता है, तो कस्टम वाले ये बोलते हैं कि हमारा लॉ इंडिया पे लगेगा और इतनी ड्यूटी लगेगी। सेम ऐसे कंपनी लॉ, कंपनी लॉ पूरे इंडिया पे लगता है और वो बताते हैं ये प्रोविजन ऐसे लगेंगे। अगर तुम वो सारे प्रोविजन पूरे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म है, तो सेज वालों को फायदा कैसे मिलेगा, सेज वालों को फायदा कैसे मिलेगा। एक तरीका तो ये है कि सारे एक्ट में अमेंडमेंट लाओ और सारे एक्ट में सेज के प्रोविजन डलवाओ, सारे एक्ट में सेज के प्रोविजन डलवा दो कि भाई ये सेज के अंदर ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। या दूसरा तरीका ये है, इन्होंने पता क्या करा, सेज एक्ट के अंदर एक सेक्शन 51 है, सेज एक्ट में, सेज एक्ट 2005 के अंदर एक सेक्शन है 51। इस सेक्शन 51 में ये लिखा हुआ है कि सेज एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट है, सेज एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट है ओवर एनी अदर लॉ, सेज एक्ट का
ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर एनी अदर लॉ। किसी भी लॉ के ऊपर सेज एक्ट का क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है। मतलब अगर किसी भी एक्ट में और सेज एक्ट में कंट्राडिक्शन होगी तो सेज एक्ट प्रिवेल करेगा। सेज एक्ट क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। प्रिवेल मींस ओवरराइड करेगा। मतलब ले दे के सेज एक्ट की बात, मान लो अगर सेज एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो सेज एक्ट की बात मानी जाएगी, इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। सेम अगर सेज एक्ट में और कंपनी एक्ट में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो सेज एक्ट की बात मानी जाएगी, कंपनी एक्ट की बात नहीं मानी जाएगी। तो सेज एक्ट के 2005 के सेक्शन 51 ने सेज एक्ट को पावर दी है कि सेज एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर एनी अदर लॉ। ऐसा क्यों बनाया कि तुम्हें लॉजिक समझ आ गया? अगर ये ओवरराइडिंग, जैसे इनकम टैक्स है, अब इनकम टैक्स एक्ट ये बोलता है कि हमारा लॉ पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्म लगेगा। कंपनी लॉ बोलता है कि हमारा लॉ पूरी कंपनी, सारी कंपनीज पे यूनिफॉर्म लगेगा। लेकिन मैंने तुम्हारे को बताया कि सेज एक्ट में लिखा हुआ है कि जो कंपनी सेज में बनेगी उसको बड़े सारे बेनिफिट मिलेंगे, टैक्सेशन के बेनिफिट मिलेंगे, कंपनी लॉ में ये बेनिफिट मिलेंगे। तो वो वाले सारे बेनिफिट्स अगर ये वाली बातें की जाए तो क्या वो कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स के अगेंस्ट जा रही है? यस, बिल्कुल जा रही है, क्योंकि इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट तो ये बोलते हैं पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्म लगेगा और सेज भी इंडिया में ही बना है। तो इसलिए वो कंफ्लिक्ट ना पैदा हो, पहले ही सेज एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया कि जहां जहां दिक्कत होगी सेज एक्ट से तो सेज एक्ट को ऊपर ऊपर करते जाओ, सेज एक्ट की बात मानी जाएगी, बाकी लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। तो ले देखिए, अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है सेज एक्ट के अंदर कि ये बेनिफिट सेज को मिलेगा और किसी और लॉ में लिखा हुआ है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम किसी और लॉ की बात नहीं मानेंगे, सेज की बात मानेंगे और सेज को वो बेनिफिट मिलेगा। अगर सेज एक्ट में कोई भी बेनिफिट लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी, जो भी फैक्ट्री या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट सेज में अपनी कंपनी सेटअप करेगा उसको बेनिफिट मिलेंगे, तो उसे मिलेंगे, भले ही कोई लॉ मना कर रहा हो। अगर सेज में लिखा है तो वो बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि सारे लॉ के ऊपर कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा? सेज एक्ट प्रिवेल करेगा। सेज एक्ट, और ये पावर कहां से आई है? सेज एक्ट के ही सेक्शन 51 से पावर आई है। और एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने ही सेज एक्ट में सेक्शन 51 में सेज को पावर दी है कि सेज एक्ट प्रिवेल करेगा सारे एक्ट के ऊपर। अब तुम्हारा बहुत अच्छा खासा सेज को लेकर एक ब्रीफ क्लियर हो गया, बेस बन गया। अब मैं तुम्हारे को सेज को बुक से पढ़वाऊंगा ना तो तुम्हारे को अच्छा लगेगा, है ना। अब हम इसको बुक से पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारा एक बेस बनवा दिया मैंने, बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस, कि सेज होता क्या है, कौन बनाता, वगैरह वगैरह। तो गाइस अब पढ़ते हैं बुक से। देखो भाई, अब ऑफिशियली इसे बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं बहुत सारा मैंने बेस बनवा दिया, तो सिर्फ रीड करना है इसको, और जो जो चीजें नहीं आती जाएंगी मैं क्लियर करता जाऊंगा। दो चैप्टर का, 2 क्लास का चैप्टर है। आज की क्लास तो अभी चल रही है, एक अगली क्लास और लगेगी, उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला। चलो देखो, अब स्टार्ट करते हैं बुक से। वाइल द पॉलिसी रिलेटिंग टू स्पेशल, अच्छा आपको याद होगा पहले पॉलिसी आई थी, मैंने बताया था स्टार्टिंग में स्कीम्स आई थी, स्कीम्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को लेकर, और कोई लॉ नहीं था इसका, ऑफिशियली कोई एक्ट की फॉर्म में नहीं था, मैंने तुम्हें ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन बाद में सरकार को लगा कि यार एक्ट लेके आते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट क्रिएट हो, तो एक्ट लेके आए। तो वो कह रहा है कि जो पॉलिसी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है। अच्छा एक बात बताओ, स्पेशली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी तुम्हारे से पढ़ोगे, नॉलेज के लिए बता देता हूं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर ये बताया जाता है कि फॉरेन कंट्री से ट्रेड कैसे किया जाए, नाम से क्लियर है ना, फॉरेन कंट्री से ट्रेड कैसे किया जाए। और एक बात तुम खुद सोचो, अभी मैंने तुम्हारे को बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको फॉरेन टेरिटरी मानते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लॉ भी लगते हैं, तो ये उसी का एक पार्ट है इनसाइड। तो कह रहा है एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर जितना इंडिया से लोग अगर एक्सपोर्ट करते हैं, जितने बेनिफिट एक इंडियन एक्सपोर्टर को मिलते हैं, वो सारी फैसिलिटीज और वो सारे बेनिफिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर्स को भी मिलेंगे एंड यूनिट्स को भी मिलेंगे। अच्छा, डेवलपर और यूनिट कौन होते हैं, मैं तुम्हारे को फर्क बता देता हूं। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था, जैसे मॉल होता है, मॉल मैंने तुम्हारे को बताया था, जैसे मॉल है, ये मॉल है, और ये मॉल जो पूरी बिल्डिंग है इसको मॉल बोलते हैं, और जिसके अंदर ये जो बनी हुई है इन्हें हम शॉप्स बोलते हैं, है ना। तो सिमिलरली ये जो बहुत बड़ा एरिया, ये सेज है, ये सेज है, ये जो बहुत बड़ा एरिया है ये सेज है। इसके अंदर जो दुकानें खुल रही हैं, अच्छा सेज के अंदर शॉप्स भी खुलेंगी, सेज के अंदर कंपनीज भी खुलेंगी, सेज के अंदर फैक्ट्रीज भी खुलेंगी। मैं तो देखो, सेज तो एक डेवलपर बनाता है, और मैंने तुम्हें बताया था जो सेज को बना रहा है, जो इस सेज को डेवलप कर रहा है, उसे हम यहां पे नाम दे रहे हैं डेवलपर। उसे हम यहां पे क्या नाम दे रहे हैं? डेवलपर। और अभी मैंने तुम्हारे को बताई थी बात ऊपर, अगर डेवलपर सिंगल है तो वो डेवलपर, अगर एक से ज्यादा है, अगर मोर देन वन डेवलपर है तो वो क्या कहलाएंगे? को डेवलपर्स। अगर मोर देन वन डेवलपर है तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? को डेवलपर्स कहलाएंगे। तो अच्छा, सेज के अंदर शॉप्स भी हो सकती हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, फैक्ट्रीज भी हो सकती हैं, इन सबको हम यहां पे बोल रहे हैं यूनिट्स। इन्हें हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? यूनिट्स। इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? यूनिट्स।
तो जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर करता जा रहा हूं, तुम्हारी टर्मिनोलॉजी क्लियर करता जा रहा हूं। तो जो सेज है उसे बनाने वाले बंदे को हम क्या बोलते हैं? डेवलपर। अगर सिंगल बंदा डेवलपर, अगर एक से ज्यादा बंदे हैं तो आपस में क्या कहलाएंगे? कोड डेवलपर्स। और जो सेज के अंदर दुकानें खुलेंगी, कंपनीज, मैंने तुम्हें पता कैसे बताया था कि सेज की कैसे ग्रोथ होती है, कि पहले वो खाली एरिया होता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी, एनी पर्सन, कोई भी बंदा बना सकता है उसको। मैं तुम्हें बताया था, रिलायंस में हरियाणा के अंदर रिलायंस ने हरियाणा में एक सेज बनाया था। किसके साथ मिलकर बनाया था? स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाया था। मैंने तुम्हारे को बताया था ग्रेटर नोएडा में भी एक सेज है, मैंने तुम्हारे को बताया था। इसके अलावा एक सेज इसमें भी है, गुजरात के अंदर भी है, तो अलग अलग जगहों पे है। तो ये जो सेज है इसके अंदर ये कोई छोटा मोटा, जैसे एक बिल्डर को मॉल बनाने में कई करोड़ों का बजट चाहिए होता है, तो तुम सोचो सेज को बनाने में तो कितने हजारों करोड़ों का बजट। एक एक सेज 10-10 हजार करोड़ में बनता है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ में एक सेज बनता है। तो उसको डेवलप करना, तो कोई भी सेज का जो इन्वेस्टर, अच्छा जो सेज को डेवलप कर डेवलपर एक किस्म से ये इन्वेस्टर है, इसने इतना पैसा लगाया है यहाँ पे, इसने सेज को खड़ा करा है। अब ये मार्केट से लोगों को भी बुलवाएगा, उनको भी बोलेगा तुम भी इस सेज में आके इन्वेस्ट करो। तो ऐसे एक बात बताओ, बिल्डर फ्लैट बनाता है तो फ्लैट बनाकर वो बेचता, अपना प्रॉफिट कमाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये लोग फ्लैट नहीं बना रहे, तो तुम ये समझो कि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बना रहे, सेज बना रहे हैं। और सेज के अंदर दुकानें, कंपनियां, फैक्ट्रियां खोल के देंगे और लोगों को बेचेंगे और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि तुम आओ इस सेज में जाकर अपना प्लांट लगाओ, सेज में आकर अपनी दुकान खोलो, तुम्हें टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलेंगे। लोगों को इन्वाइट करेंगे, कौन? डेवलपर्स। तो सेज में जो भी बंदा आकर ये दुकान खोलेगा, कंपनी खोलेगा, फैक्ट्री खोलेगा, तो जो भी चीज वो खोलेगा उसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यूनिट बोल रहे हैं। उसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यूनिट्स। तो यूनिट समझ आ गया। तो अब जरा हेडिंग पढ़ो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर एंड यूनिट्स आर इंप्लीमेंटेड थ्रू वेरियस नोटिफिकेशंस। कह रहा है कि जो सेज के अंदर जो लोग सेज को बना रहे हैं उनको भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, और जो सेज के अंदर अपनी दुकान खोल रहे हैं उनको भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, मतलब यूनिट्स खोल रहे हैं। मतलब ले दे के सेज एक्ट के बेनिफिट, तुम्हें मैंने बताया ना सेज में टैक्सेशन नहीं लगता, सेज के अंदर लॉ बहुत कम लगते हैं। तो जो ये सारे बेनिफिट्स किस किस को, लोगों को मिलेंगे? जो लोग सेज को बना रहे हैं डेवलपर, उनको भी मिलेंगे, और जो लोग सेज में अपनी शॉप या कंपनी या फैक्ट्री वगैरह कुछ भी खोल रहे हैं, यूनिट्स खोल रहे हैं, उनको भी ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। और ये सारे बेनिफिट कौन देती है? मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देते हैं। The system therefore did not lend enough confidence for investors to commit substantial funds for development of infrastructure and for setting up the units in the zones of for export of goods and services। आ गई बात। कह रहा है कि पहले जो सिस्टम था पॉलिसी की फॉर्म में, मैंने तो बताया ना, पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू इस कंसेप्ट को लाया गया था, है ना, और इंडिया में स्कीम्स लाई गई थी, लेकिन लोगों को इतना भरोसा नहीं होता था। तो इसको भरोसा देने के लिए, इंडिया में भरोसा देने के लिए क्या लाया गया? एक एक्ट लाया गया जिसका नाम क्या था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। ये बात मैं तुम्हारे को स्टार्टिंग में बता चुका था कि इंडिया में लोग सेज पे, जब स्टार्टिंग में सेज का जो कंसेप्ट था वो गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू आया था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की स्कीम के थ्रू आया था और स्कीम्स के थ्रू आया था, लेकिन लोगों का इन चीज पे भरोसा नहीं था। लोग, तुम्हें पता है, क्योंकि मैं तो बताया था रूल लॉजिक बताया था कि तुम्हें पता है कि जैसे गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, कंपनी लॉ में मैंने तुम्हें बताया था कि रूल्स गवर्नमेंट बनाती है और एक्ट पार्लियामेंट बनाती है। तो तुमने देखा था कि एक्ट में अमेंडमेंट सिर्फ 4-5 बार आई है, लेकिन रूल्स हजारों बदल चुके हैं, आए दिन बदलते सरकार के, इसलिए सरकार के डिसीजन पे लोग भरोसा कम करते हैं। पार्लियामेंट के डिसीजन आसानी से चेंज नहीं होते, इसलिए जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी की फॉर्म में आया था तो लोग कम ट्रस्ट करते थे उसको, लोगों का भरोसा देने के लिए, ताकि लोग सेज में इन्वेस्ट करें, ताकि इंडिया में सेज के डेवलपर हो। क्योंकि अगर जब देखो सेज को बनाने का एक ही लॉजिक होता है, मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया था, किसी भी सेज को बनाने का एक ही लॉजिक होता है कि उस सेज के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रा क्रिएट किया जाए, उस सेज के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रा क्रिएट किया जाए, एक ऐसा इंफ्रा क्रिएट किया जाए कि आज तक कहीं ना हो, ताकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कंपनीज यहां आकर इन्वेस्ट करें। कहां आकर इन्वेस्ट करें? सेज में आकर इन्वेस्ट करें, इस इंफ्रा के अंदर इन्वेस्ट करें, ऐसा इंफ्रा खड़ा करा जाए। अच्छा, अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, यहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहेंगे, तो ये इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो इकोनॉमी की, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, है ना। अच्छा, जब सब वर्ल्ड क्लास इंफ्रा क्रिएट हो जाएगा तो प्रोडक्ट जो बनेंगे वहां पे उसकी क्वालिटी भी बेटर होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर होगी, जो वहां पे प्रोडक्ट बना करेंगे उसकी क्वालिटी भी क्या होगी? बेटर होगी, है ना। अच्छा, इसीलिए, और जब सारा फोकस इसी पे होगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया होगी तो उसको जब एक्सपोर्ट करेंगे,
एक्सपोर्ट करेंगे तो वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम होगा, वर्ल्ड वाइड इंडिया पॉपुलर होगा। इसीलिए सरकार एक्सपोर्ट, है ना, इसीलिए सरकार क्या करती है, एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस कर रही है और इसलिए सेस बना रही है, ताकि यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट बने जो इंडिया से बाहर जाए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के, ताकि इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में बने, जैसे चाइना का है ऐसे इंडिया का बने। तो इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं, बड़े ध्यान सुना। तो इस एक्ट में हम किस किस चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इस एक्ट के फीचर के, मैटर रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेज एंड फॉर सेटिंग अप यूनिट्स। अच्छा, तुम्हारे को स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है तुम्हें ये भी पता है। यूनिट्स क्या होती हैं, जो सेज के अंदर दुकानें खुलती हैं, कंपनीज खुलती हैं, फैक्ट्रीज खुलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स। तो वो कह रहा है फीचर्स के अंदर कह रहा है इस एक्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेज कैसे डेवलप होता है और यूनिट्स कैसे डेवलप होती है। अभी दोनों के आगे प्रोसीजर है। अगर तुम्हें, अच्छा तो देखो दोनों तरीके के लोग होंगे ना, मैं देखो मैं छोटे बजट वाला इंसान हूं, मैं पूरा सेज, मैंने तो बताया एक सेज को बनाने में 10-10 हजार करोड़ का खर्चा आ जाता है। मैं छोटे बजट वाला इंसान हूं, मैं सेज नहीं बना सकता, लेकिन मैं सेज के अंदर दुकान तो खोल सकता हूं, दुकान में तो पैसा लगा सकता हूं। अच्छा, कितने लोग बिल्डर नहीं बन पाते, लेकिन बिल्डर का बनाया हुआ फ्लैट तो खरीद लेते हैं ना। तो सेम, अगर तुम सेज नहीं खरीद पा रहे, तुम सेज नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन सेज के अंदर की दुकानें, फैक्ट्री, कंपनी तो खरीद सकते हो। तो अगर आप सेज के अंदर दुकान, फैक्ट्री, कंपनी खोलने तो हम यूनिट बोलते हैं। तो उसको सेटअप करने का क्या प्रोसीजर है वो भी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सेज को एस्टेब्लिश करने का क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3 में दिया हुआ है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी आगे। अभी सिर्फ बता रहे हैं फीचर्स में। नेक्स्ट, मैटर्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। अच्छा, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूं। ऑफशोर बैंकिंग मैंने तुम्हें अभी बताया, लिख लो पहले तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, पहले तो लिख लो। ये फेमा में भी पढ़ाया जाता है, वैसे मैंने पढ़ाया था तुम्हारे को फेमा में भी। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब होता है, लिख लो, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मींस ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक इन सेज। बैंकिंग यूनिट मींस branch of an Indian bank in SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज के अंदर इंडियन बैंक की ब्रांच को खोलना इज कॉल्ड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, एसबीआई बैंक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मान लो ये पूरा इंडिया है, इंडिया है, तो इंडिया के अंदर मान लो ये 5 मान लो एग्जांपल लेके बात कर रही है, सेज है। तो ये है इंडिया के अंदर, ये सेज है, तो बचा हुआ जो एरिया है, ये जो बचा हुआ एरिया ये क्या कहलाता है, डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को इंडिया का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन सेज को इंडिया का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि इसको अलग से बेनिफिट देने होते हैं, इसलिए इंडिया का पार्ट नहीं मानते। तो मान लो कोई एसबीआई बैंक यहां पे बना हुआ है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में है, ये एसबीआई बैंक यहां है डीटीए में, अगर ये अपनी एक ब्रांच यहां खोलेगा सेज के अंदर, अपनी एक ब्रांच ओपन करेगा एसबीआई, अगर एसबीआई अपनी एक ब्रांच एसबीआई कहां ओपन करेगा, सेज के अंदर, तो इसी को हम बोलेंगे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो लेने के बाद समझ आ गई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बैंक नॉर्मल इंडियन बैंक्स की ब्रांचेस खुलवाने की जरूरत पड़ती होगी वहां पे, बिल्कुल पड़ती होगी। अच्छा, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहां पे आकर कंपनी खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे सेज के अंदर, तो क्या उनको पैसे की निकलवाने की, डालने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्या बिजनेस डीलिंग नहीं होती होंगी, क्या उन्हें आसपास बैंक नहीं चाहिए होता होगा, बिल्कुल। तो क्या बैंक्स नहीं खुलते होंगे वहां पे सेज में, बैंक्स खुलते हैं, बिल्कुल खुलते हैं। तो जो इंडियन बैंक्स की ब्रांचेस वहां खुलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो आपको अगर इंडियन बैंक की ब्रांचेस को सेज में अगर ओपन करना है तो उसके मैटर्स भी यहीं दिए हुए हैं। अच्छा, आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है, ये पहला, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैं श्योर नहीं हूं, मैंने जहां तक मेरे को बहुत पहले मैंने पढ़ा था, ये पहला आईएफएससी, इसको हम शॉर्ट में आईएफएससी बोलते हैं, कंप्यूटर पढ़ाते हैं, ये पहला आईएफएससी गुजरात में बना था, गुजरात में बना था। आईएफएससी का काम क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इनका काम क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अच्छा, बैंक क्या करता है, बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, ये सब क्या करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। बैंक क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, चेक बुक्स देते हैं आपको, डिमांड ड्राफ्ट बना कर देते हैं, ये सब काम करते हैं। एनबीएफसी क्या करती है, आपको लोन देती है ना। तो ये सब लोन वगैरह का काम, तो ये इसलिए ना एक स्पेशल आईएफएससी बनाया गया सेज के अंदर। ऐसी ऐसी यूनिट्स बनी जिनको हम क्या बोले, यूनिट्स इन आईएफएससी। बहुत सारे सेज ऐसे हैं जिसके, अच्छा इंडिया में बहुत सारे सेज ऐसे हैं जहां पे एक स्पेसिफिक आईएफएससी बनाया गया है। आईएफएससी मींस वहां पे लाइन से ऐसे लोग, ऐसी यूनिट्स होंगी जो फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करेंगी, तुम समझो। इसका मतलब ये सेज है,
मान लो अभी मैं ऊपर क्या बता रहा था, पहले तो इंडिया की बात कर रहे थे हम, इंडिया में ये सेज बने हुए हैं और जो बचा हुआ एरिया वो डीटी है। अब मान लो ये सेज है, तो सेज के अंदर भी क्या होगा, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना जैसे ये, तो इनको एक तरफ कर दिया जाएगा, इन्हें हम बोलते हैं आईएफएससी सेज के अंदर। और जो बची हुई नॉर्मल जो काम कर रहे हैं, जो नॉन फाइनेंस का काम कर रहे हैं, वो सब नॉर्मल सेज के अंदर आ जाएंगे, वो नॉर्मल यूनिट्स, तो इन्हें हम बोलेंगे आईएफएससी यूनिट्स। जो बैंक्स का काम कर रही है इन्हें आईएफएससी यूनिट बोलेंगे, इन्हें हम खाली यूनिट्स बोलेंगे, बस इतना ही फर्क है। तो अगर मान लो कोई बंदा सेज में रेडीमेड गारमेंट का काम कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे उसकी सेज में यूनिट है। अगर कोई बंदा सेज के अंदर बैंक की ब्रांच खोल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे उसकी सेज के अंदर आईएफएससी यूनिट है। बस इतना ही फर्क है कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बस अब ये गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट फिस्कल रिजाइम। अच्छा एक वर्ड आ रहा है ना फिस्कल रिजाइम। फिस्कल रिजाइम का मतलब है यहाँ पे फिस्कल बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी। फिस्कल रिजाइम का मतलब होता है फाइनेंशियल रिजाइम। फिस्कल रिजाइम मींस फाइनेंशियल रिजाइम। फाइनेंशियल रिजाइम, फाइनेंशियल रिजाइम दैट इज फाइनेंशियल बेनिफिट्स। फाइनेंशियल रिजाइम का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट्स कैसे कैसे बेनिफिट्स, जैसे मैं तुम्हारे को बताया था, लाइक टैक्सेशन बेनिफिट्स, लेस कंप्लायंसेस एटसेट्रा। लाइक टैक्सेशन बेनिफिट्स, लेस कंप्लायंसेस एटसेट्रा। तो बड़े सारे बेनिफिट मिलते हैं वहां पे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मतलब फाइनेंस की फॉर्म में तुम्हारा खर्चा बहुत कम होता है। ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स किसको मिलते हैं, मैंने तुम्हारे को बताया, एक तो उन लोगों को मिलते हैं जो डेवलपर्स ऑफ सेज हैं, जिन्होंने सेज बनाया है, और उन लोगों को मिलते हैं जिन्होंने सेज के अंदर अपनी दुकान फैक्ट्री कुछ भी खोली है, यूनिट्स खोली है, उनको भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म। ये बहुत अच्छा है, जोन लेवल। अच्छा जोन लेवल मींस सेज के अंदर बड़ा सारा एरिया बनता है ना, मतलब जोन लेवल मतलब इसको समझो तुम सेज ही समझो कि सेज के अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम मिलता है। अब ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्या होता है कि तुम्हें सारे अप्रूवल एक ही जगह मिल जाते हैं। सारे अप्रूवल यहां पे लिख लो, ऑल अप्रूवल्स एट वन प्लेस। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का मतलब क्या है, ऑल अप्रूवल्स एट वन प्लेस। अच्छा तुम जैसे मान लो दिल्ली में फ्लैट खरीदते हो, या तुम दिल्ली में अपना घर बनाते हो, या तुम किसी भी स्टेट में बनाते हो, तुम्हारे को घर के लिए अगर तुम्हें पानी का कनेक्शन चाहिए तो तुम्हारे को वाटर वाले डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए, तुम्हारे को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, है ना। तुम्हारे को पानी के कनेक्शन के लिए पानी वाले डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वाटर डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, है ना। टेलीकॉम के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेज में अपनी यूनिट खोलते हो तो आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होता है, वहां पे एक अथॉरिटी बनी हुई है, वो अथॉरिटी ही सारे अप्रूवल देती है। मतलब आपको अलग अलग लोगों पे धक्के नहीं खाने हैं, मतलब पानी के लिए आपको अलग बंदे पे नहीं जाना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको अलग बंदे पे नहीं जाना। सेज के अंदर अगर आप फैक्ट्री खोलते हो या सेज में अगर आप कंपनी खोलते हो, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी तो सबको चाहिए होती है ना, टेलीकॉम वाटर इलेक्ट्रिसिटी सब, तो उसके लिए आपको अलग अलग अथॉरिटीज के पास धक्के नहीं खाने। जैसे आपको नॉर्मल दिल्ली में या कहीं पे भी आप कंपनी या फैक्ट्री सेटअप करते हो तो आपको धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, एक ही अथॉरिटी वहां पे बनी होगी, उसी के पास जाओ, वही तुम्हारे को सारे अप्रूवल दे देगी, वही तुम्हारे को क्या कर देगी, सारे के सारे अप्रूवल दे देगी। ऑल अप्रूवल्स एट वन प्लेस। आपको सारे, पानी का अलग अप्रूवल नहीं लेना, है ना, वाटर अप्रूवल, वाटर इलेक्ट्रिसिटी टेलीकॉम एटसेट्रा, ऑल अप्रूवल्स एट वन प्लेस। सारे के सारे अप्रूवल आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने, आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने। अच्छा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर ईच सेज। ऐसे कौन कौन सी अथॉरिटीज होती हैं सेज में, मैं अभी अगली क्लास में बात करूंगा। सेज की तो बड़ी सारी अथॉरिटी है, अभी तुम इतना समझो कि अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा सेज बन रहा है, क्या वो सेज ढंग से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा, है ना, क्या वो सेज ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा, क्या लोगों को बेनिफिट मिल रहा नहीं मिल रहा, इन सबको चेक करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो कह रहे हैं एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो सेज के अंदर कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जो क्या देखेगी, ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, की सेज के अंदर जो भी काम हो रहा है वो ढंग से हो रहा नहीं हो रहा। अच्छा एक बिल्डर जब फ्लैट बिल्डिंग बना रहा होता है, तो क्या बिल्डर भी वहां पे अपने बंदे अपॉइंट करता है जो देखें कि बिल्डिंग ढंग से बन रही नहीं बन रही। जब तुमने देखा होगा, जब अपना लोग अपना नॉर्मल घर से सोचो, जब तुम घर बनवाते हो तो मिस्त्री जब घर बना रहे हो तो उनके ऊपर एक ठेकेदार होता है जो सब देखता है कि मिस्त्री वगैरह या जितने बेलदार है जो नीचे लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं वो ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे। तो सिमिलरली इतना बड़ा सेज बन रहा है, तो सेज के अंदर भी कोई अथॉरिटी बनती होगी जो देखती होगी कि सेज ढंग से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा। ये सब चीजें चेक की जाएंगी। और नेक्स्ट, अगर सेज में कोई डिस्प्यूट हो जाए, अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्यूट तो हर जगह होता है, जहां इंसान होगा वहां डिस्प्यूट होगा, जहां इंसान होगा वहां लड़ाई भी करेगा, वहां डिस्प्यूट भी होगा। तो इन जितने भी मैटर हैं उसके लिए स्पेशल कोड बनाए गए अलग से, मतलब सेज के अंदर अलग से स्पेशल कोड बनाए गए जो सिर्फ सेज के मैटर देखेंगे। सेज के अंदर अगर किसी बंदे को कोई दिक्कत है
एक कंपनी की दूसरी कंपनी से लड़ाई हो गई सेज में, या सेज के अंदर जो लोग काम करते हैं अगर उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, या सेज के अंदर किसी डेवलपर की यूनिट वाले से लड़ाई हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उनके लिए अलग से स्पेशल कोड बनाए गए हैं सेज के मैटर्स के लिए, जहां पे सिर्फ सेज से रिलेटेड मैटर्स जाएंगे, उनके अलग से कोड बने हैं। तो ये तुम्हारा एक बेस बन गया इस एक्ट के फीचर्स, पेपर में पूछ सकता है 4-5 नंबर का। अब हम डेफिनेशन पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, डेफिनेशन पोर्शन, और आज की क्लास में सिर्फ डेफिनेशन पोर्शन तक ही करवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ कर दो यार। फिर अगली क्लास में चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या बोल रही है डेफिनेशंस, और आधी से डेफिनेशन तुम्हारे को आती हैं। तो अब देखो गाइस कौन कौन आ रहा है डेफिनेशन में। डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर बताई हुई है। इसमें सेक्शन 2+G पहले पढ़ते हैं, डेवलपर की बाद में कोड डेवलपर की पढ़ेंगे। डेवलपर आपको पता ही है कौन है, एक ऐसा बंदा, पर्सन हु मींस खुद, या तो वो खुद, अच्छा पर्सन की डेफिनेशन भी नीचे दी हुई है। पर्सन में कौन कौन आएगा, पर्सन में इंडिविजुअल्स भी आएगा, एचयूएफ भी आएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आएगी, कंपनी भी आएगी, भले ही फिर वो इंडिया में बनी हो या आउटसाइड इंडिया बनी हो। अच्छा इंडिविजुअल भी भले ही वो इंडिया का रेजिडेंट हो या आउटसाइड इंडिया का रेजिडेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फर्म भी आएगी, प्रोप्राइटरी कंसर्न भी आएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आएंगे। भले वो इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब क्या है, भले ही अच्छा इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब क्या है, देखो तुम्हें याद होगा मैंने बताया था दो तरीके की एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। पहले पर्सन की डेफिनेशन का जिक्र छिड़ा तो वही करवा देता हूं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन दो तरीके की होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं, नाम से क्लियर है ना। एसोसिएशन ऑफ पर्संस मतलब कुछ पर्संस मिलके काम कर रहे हैं। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन दो तरीके की होती है, एक होती है इनकॉर्पोरेटेड एओपी, एक होती है अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। इनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एग्जाम्पल कंपनी, एलएलपी एटसेट्रा। अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी वो होती है जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, नहीं होती। एग्जाम्पल एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म एटसेट्रा। तो कुछ ऐसे लोग अगर मिलके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिनकी और एक ऐसी एंटिटी के साथ करें जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी खुद की पहचान है, तो उसको हम इनकॉर्पोरेटेड एओपी बोलते हैं। और जिसकी खुद की पहचान नहीं उसे हम अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बोलते हैं। और एओपी और बॉडी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या फर्क होता है, देखो जब हम बोलूं इंडिविजुअल, जब मैं बोलूं इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल मींस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब मैं बोलूं पर्सन तो पर्सन में नेचुरल पर्सन भी आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। नेचुरल पर्सन भी आते हैं प्लस आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं, मतलब कंपनी वगैरह। अच्छा एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, खुद खुद सोच के बताओ लॉजिकली। अच्छा एक कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर खाली इंडिविजुअल होता है, कंपनी भी हो सकती है? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या एक इंसान किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? अच्छा होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट पढ़ा था ना तुम लोगों ने कंपनी लॉ में, होल्डिंग सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी में क्या होता है कि सब्सिडरी कंपनी के अंदर होल्डिंग कंपनी मोर देन 50% की शेयर कैपिटल होल्ड करती है। तो सेम इसका अलग कंपनी जब हम बोले तो एक कंपनी के अंदर नेचुरल पर्सन भी शेयर होल्डर होता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी। इसलिए जब हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल रहे हैं, इसका मतलब एसोसिएशन पर्सन का मतलब है जहां पे जो उसको चलाने वाले लोग हैं उसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल पर्सन हैं। लेकिन जब हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे चलाने वाले इंडिविजुअल। अच्छा मान लो मैंने एक कंपनी खोली, उसके अंदर 4 शेयर होल्डर हैं, चारे के चारों इंडिविजुअल हैं, तो फिर वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी कहलाएगी। और अगर उसमें उन शेयर होल्डर्स में कुछ ऐसे हैं जो कंपनीज वगैरह हैं और कुछ ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, तो फिर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाएगी। तो इसने लिखा ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब समझ आ गया तुम्हारे को क्या होता है इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है। इनकॉर्पोरेटेड वो होती है जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अनइनकॉर्पोरेटेड वो जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। अच्छा लोकल अथॉरिटी, एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लोकल अथॉरिटी में क्या आ गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
आ गई, है ना, पंचायत आ गई गांव में, गांव की पंचायत एटसेट्रा। और कोई भी एंटिटी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे, एंड एनी एजेंसी ऑफिसर ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल एचयूएफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी और ट्रस्ट, मतलब ले दे कि तुम समझो सब कुछ ही कवर कर दिया। तो ले दे कि तुम ये समझो कि डेवलपर कौन है, या तो एक पर्सन में कौन कौन आ सकता है, इंडिविजुअल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी, कुछ भी आ सकता है। मतलब ले दे कि तुम ये समझो कि जो अच्छा रिलायंस क्या थी, कंपनी थी ना, मैंने तो बताया रिलायंस एक सेज बना रही थी और रिलायंस डेवलपर आ रही है। रिलायंस को क्या कहा हमने, डेवलपर। तो रिलायंस खुद क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक कंपनी है, और वो किस में आ रही है, पर्सन में। तो डेवलपर कौन होगा, या तो पर्सन होगा खुद, और पर्सन में कौन कौन आता है तुम देख लिया, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी। और वो स्टेट गवर्नमेंट कौन होगी, विच हैज बीन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अ लेटर ऑफ अप्रूवल। इसका नाम ले देखे कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन या स्टेट गवर्नमेंट अगर सेज बनाना चाहता है तो उसको किसका अप्रूवल लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेटर ऑफ अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड इंक्लूड्स एन अथॉरिटी एंड अ कोड। अच्छा अथॉरिटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी बना देती है। एंड को डेवलपर मैंने तुम्हें बताया था, जैसे कि हरियाणा के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि रिलायंस प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया था, तो वो आपस में क्या क्या लाएंगे, को डेवलपर। तो अब को डेवलपर कौन होता है, आपको अपने आप ही समझ आ गया। तो को डेवलपर कौन है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ अप्रूवल दिया है। स्टेट गवर्नमेंट विच को डेवलपर मींस अ पर्सन, वो भी पर्सन कौन है, या स्टेट गवर्नमेंट विच हैज बीन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑफ अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 12। लेते कि बस ये समझो कि डेवलपर को अप्रूवल किस में मिलता है, सबसेक्शन 10 में। अगर एक से ज्यादा डेवलपर है तो उनको अप्रूवल कहां मिलता है, सबसेक्शन 12 में। तो ले देखे कौन हो सकता है, ले देखे डेवलपर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, है ना, कोई भी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट खुद भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुद करवा सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो कुछ करती नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट से करवाती है लेटर ऑफ अप्रूवल देके, या कोई और पर्सन अगर लेटर अप्रूवल देके करना चाहे तो करे। अब आता है एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। कहता है एक्सपोर्ट मींस टेकिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ सेज बाय लैंड, सी, एयर। अच्छा सी मतलब शिप के थ्रू, एयर मींस एरोप्लेन के थ्रू, और बाय एनी अदर मोड वेदर फिजिकल और अदरवाइज। अच्छा फिजिकल और अदरवाइज का मतलब क्या है, अच्छा आप जो गुड्स हैं, अगर आप गुड्स इंडिया से बाहर भेज रहे हो तो फिजिकली भेजोगे, लेकिन सर्विसेज मान लो आप इंडिया से बाहर आईटी सर्विसेज दे रहे हो। आईटी सर्विसेज आपको पता होगा, आईटी सर्विसेज इंडिया सबसे बड़ा हब है। तुम्हें पता है इंडिया में आईटी एक्सपर्ट इतने सारे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। तो जब बाहर के लोग हमारे से आईटी सर्विसेज लेते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करी हैं, हमने आईटी सर्विसेज क्या करी हैं, एक्सपोर्ट करी हैं। तो ये फिजिकल आईटी सर्विसेज को आप देख थोड़ी सकते हो, छू थोड़ी सकते हो, तो फिजिकल थोड़ी है, वो अदरवाइज है। अदरवाइज मीन्स इनटेंजिबल। सर्विसेज क्या होती है, हमेशा इनटेंजिबल। आप सर्विसेज को फील कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, लेकिन फिजिकल के अंदर क्या आ सकते हैं, गुड्स। तो इसका अदरवाइज में मतलब सर्विसेज की बात कर रहा है, और फिजिकल के अंदर गुड्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है अगर आप सेज से आउट ऑफ इंडिया माल भेज रहे हो तो क्या है, वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। अगर आप सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम डीटीए टू अ डेवलपर, टू अ यूनिट और डेवलपर, तो भी वो क्या कहलाएगा, वो। अच्छा देखो एक्सपोर्ट में क्या क्या आ रहा है, तुम समझो कि अगर एक सेज, अच्छा सेज कहाँ पे है, वैसे तो इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया के अंदर हम उसको इंडिया का पार्ट मानते हैं, अलग मानते हैं। लेकिन अगर सेज इंडिया से बाहर भेज रहा है सामान, मान लो अगर सेज यूएसए में माल भेज रहा है, मतलब माल बन यहाँ रहा है, अगर ये यहाँ से गुड्स और सर्विसेज भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, यूएसए में भेज रहा है, तो सेज कौन हो गया, सेज के अंदर कौन, ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्टर हो गए कि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लोग इंपोर्टर हो गए कि ये वहां से गुड्स और सर्विसेज मंगवा रहे हैं। एक तरीका ये केस वन है। और किसको एक्सपोर्ट मानेंगे, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू एसएस। मैंने तुम्हारे को ये वाला एग्जांपल तो स्टार्टिंग में दे दिया था कि जब आप डीटीए से माल यहां भेजोगे, केस टू। अच्छा डीटीए क्या होता है तुम्हारे को पता ही है कि इंडिया का बचा हुआ हिस्सा जो सेज नहीं है वो सब डीटीए है। तो अगर डीटीए से माल अगर आप सेज में भेज रहे हो, डीटीए से सेज के अंदर अगर आप गुड्स और सर्विसेज भेज रहे हो, तो हम, अच्छा डीटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से डीटीए एक्सपोर्टर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया, और सेज कौन हो गया, इंपोर्टर। ये मंगवा रहा है और ये भेज रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा उल्टा भी तो हो सकता है, वो भी तो एक्सपोर्ट में आएगा। अच्छा ये नीचे इसी के उल्टा है, सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट और डेवलपर इन द सेम और डिफरेंट सेज। अच्छा और एक्सपोर्ट में क्या क्या आ रहा है, अगर एक ही यूनिट के अंदर एक यूनिट दूसरी यूनिट को भेज दिया, एक सेज से दूसरे सेज में जा रहा है। अच्छा सेज को देखो आपने, मैंने क्या बोला, या तो डीटीए से गुड्स एक्सपोर्ट करके कहां भेज रहे हो, सेज में, या आप सेज से गुड्स एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में क्या कह रहा है, या तो आप बाहर भेज रहे हो, या केस थ्री बोल रहा है कि आप एक सेज से दूसरे सेज में भेज रहे हो,
सेज 1 से सेज 2 में भेज रहे हो तो ये भी एक्सपोर्ट है। गुड्स या सर्विसेज भेज रहे हो तो ये भी एक्सपोर्ट है। या आप क्या कर रहे हो, केस 5 केस 4 सेम सेज है, सेज सेम है, सेम सेज यहां है, सेम सेज यहां है, मगर एक सेज के अंदर यूनिट 1 से यूनिट 2 में भेज रहे हो। यहाँ यूनिट 1 है, यहाँ यूनिट 2 है, मतलब एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री सेज के अंदर अंदर। अच्छा तुम्हें अब यूनिट तो पता ही क्या होता है कि जो फैक्ट्रियां दुकानें कंपनियां सेज के अंदर खुलती है सब यूनिट बोलते हैं। तो मतलब मान लो ग्रेटर नोएडा वाले सेज में एक फैक्ट्री ने दूसरी फैक्ट्री को माल बेचा और दोनों ग्रेटर नोएडा के सेज में ही बनी हुई है तो भी एक्सपोर्ट कहलाएगा, तो भी वो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट। तो उनको क्या मिलेंगे, अच्छा इन्हें एक्सपोर्ट कहलाने का मतलब क्या है कि इनको एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिलेंगे। और आपको पता है इंडिया में एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता और कुछ चीजों पे लगता भी तो बहुत ना के बराबर लगता है। तो आपको वो सारे एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलेंगे, इसलिए एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बढ़ाई जा रही है। इंपोर्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या, ब्रिंगिंग गुड्स सर्विसेज इन अ सेज बाय अ यूनिट और डेवलपर। अच्छा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, डीटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट था और सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट था। अगर आप यहाँ देखो यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट को अगर पढ़ो कि डीटीए से जब माल कहाँ जा रहा है, डेवलपर के पास या यूनिट के अंदर, सेज के अंदर। और इधर नीचे वाले में उल्टा कर रहा है इसी का, कह रहा है कि जब गुड्स आप सेज के अंदर मंगवा रहे हो, कौन मंगवा रहा है, यूनिट डेवलपर मंगवा रहे हो तो इंपोर्ट है। अच्छा ले देखिए इनके लिए एक्सपोर्ट है तो इनके लिए इंपोर्ट हो गया ना, बात खत्म हो गई, इसी को उल्टा कर दिया उन्होंने इंपोर्ट में। तो इंपोर्ट की डेफिनेशन आप पढ़ ही लोगे। अच्छा मैंने तुम्हारे को बताया कि जो सेज बनाए जाते हैं, मैंने तुम्हारे को बताया जो सेज बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उनको ताकि लोग वहां पे आए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या क्या आ रहा है देखो, मींस इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटी नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेज। अच्छा एक सेज को बनाने के लिए कह रहा है कुछ चीजें चाहिए, क्या क्या, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा तीनों में फर्क क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में वो क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर क्या बोल रहा है वो, कितने तरीके की मैंने तुम्हें बताया ना कि जब आप सेज को डेवलप करोगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मॉल खोलते हो तो मॉल के अंदर उसको, अच्छा जब आप एक वैसे छोड़ो मॉल छोड़ो, गोली मारो मॉल को, जब एक सोसाइटी बनती है, बड़े बड़े बिल्डर्स फ्लैट बनाते हैं, तो क्या आप लोग जब उस सोसाइटी का फ्लैट खरीदते हो तो क्या तुम आसपास की फैसिलिटी देखते हो, क्या सोसाइटी में स्विमिंग पूल है नहीं है, क्या सोसाइटी में जिम है नहीं है, क्या सोसाइटी के अंदर पार्क है नहीं है ना, क्या सोसाइटी के आसपास हॉस्पिटल्स है नहीं है, क्या सोसाइटी के आसपास स्कूल है नहीं है, क्या सोसाइटी के आसपास एयरपोर्ट है या नहीं है। आप ये बड़ी सारी फैसिलिटी देखते हो उसके बाद आप फ्लैट खरीदते हो। तो सिमिलरली क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई जब सेज के अंदर जब कोई बंदा अपनी यूनिट खोलेगा, कोई अपनी फैक्ट्री खोलेगा, कोई दुकान खोलेगा, कोई कंपनी खोलेगा, कुछ भी खोलेगा, तो तुम्हें नहीं लगता क्या वो डेवलपर से पूछेगा कि इस सेज के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है आसपास आसपास। तो अगर एक और जब तक वो फैसिलिटी डेवलप नहीं होंगी तो क्या सेज के अंदर यूनिट्स बिक पाएंगी, नहीं बिक पाएंगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि जब डेवलपर कोई भी जब डेवलपर सेज को डेवलप करता होगा तो वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सारी डेवलप करता होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में बता रहा क्या क्या आता है देखो, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, कमर्शियल फैसिलिटीज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर फैसिलिटीज। अच्छा इंडस्ट्रियल फैसिलिटी मींस कि वहां पे आप अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज सेटअप करवाने का तरीका बताओ, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करवाने का, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज मींस फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज सेटअप करवाई जाए, बड़ी बड़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से बात करी जाए कि तुम अपनी फैक्ट्री यहाँ लगवाओ। अच्छा कमर्शियल फैसिलिटीज मींस वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट किया जाए, कंपनी हो गई, शॉप्स हो गई, उनको इनवाइट किया जाए कि तुम यहाँ पे आकर अपना काम करो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस आसपास पार्क बनवाए जाएं, आसपास रोड्स अच्छी बनवाई जाएं, है ना। अदर फैसिलिटीज के अंदर क्या आ सकता है, एयरपोर्ट्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह बनने चाहिए आसपास ही, ताकि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जब आए तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आए तो उनको आना जाना आसान रहे सेज के अंदर। जब जो देखो जो भी बंदा सेज में फैक्ट्री खोलेगा, कंपनी खोलेगा, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक आए दिन अगर दूसरे शहर से आ रहा है तो क्या आसपास एयरपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हॉस्पिटल्स, इतने सारे लोग आसपास सेज में काम करेंगे तो क्या बीमार नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। तो ये सब होना चाहिए अदर फैसिलिटी। तो ये सारी फैसिलिटीज अगर डेवलप हो जाएंगी तो सेज को आसपास बनेंगे, तुम बड़े बड़े लोगों से लिंक बनाओगे और ये सारी डेवलप हो जाएंगी, तो इसे हम बोलते हैं कि आपने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप कर दी। तो सेज के अंदर उसे बेचना आसान हो जाएगा, उसे डेवलप करके चीजों को करना काम आसान हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है आईएफएससी, भी तुम्हारे को बता दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और मैं तो बताता था इंडिया में पहला आईएफएससी, जहां तक मेरी उम्मीद है, मैं चेक कर लूंगा एक बार, गुजरात में बना था। और इनका काम क्या है आपको पता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। इसमें कौन कौन आ गए, बैंक्स आ गए, एनबीएफसी आ गई, वगैरह वगैरह। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? अब मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेशन पढ़ा रहा है तुम्हारे को, ये सब दिखाना थोड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, किसी, देखो सीधी सी भाषा में अगर मैं तुम्हारे को समझाऊं ना, एक सीधी सी भाषा में मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन याद रख लो। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेम एंड यूज इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेम एंड यूज। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में फर्क बता देता हूं तुम्हारे को। एंड यूज इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में क्या फर्क होता है, तो मैं समझाता हूं। अच्छा, गाय ने दूध दिया, गाय ने दूध दिया, मिल्क इज प्रोडक्शन। जो चीज फर्स्ट टाइम दुनिया में आती है वो प्रोडक्शन है। खेतों में गेहूं उगा, वो गेहूं क्या है, प्रोडक्शन। गाय ने दूध दिया, वो क्या है, प्रोडक्शन। वीट क्या है, प्रोडक्शन। अच्छा, उस दूध से कर्ड बन गया, दही बन गया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव। किसी चीज का नाम बदले, काम बदले। अगर उस चीज का नाम बदल जाता है, उस चीज का यूज बदल जाता है, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अच्छा, काओ ने मिल्क दिया, मिल्क से आपने दही बना दिया, क्या उसका नाम बदल गया? यस, मिल्क से कर्ड हो गया। क्या उसका यूज बदल गया? पहले आप पीते थे, अब खाओगे। यस, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, वीट, वो जो वीट उगता है खेतों में, वो कच्चा होता है, क्या उसको पिसवा कर आप आटा बनवाते हो? यस, वो तो ग्रेन्स होते हैं, है ना, उनसे आटा बनवाते हो, तो वो सब भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आता है। अब आता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। मैंने बताई दिया कि मीन्स अ ब्रांच ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन सेज। एक नॉर्मल बैंक की जब आप ब्रांच, इंडियन बैंक की जब आप ब्रांच कहाँ खोलते हो, सेज में खोलते हो, तो हम क्या बोलते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। पर्सन कौन होता है, मैंने करा दिया। सर्विसेज का मतलब क्या, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सीधी सी भाषा में बात है। आप इंडिया में किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, कह रहा है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ कर रखी है वो। अच्छा, व्हाट इज सेज, अब ये बता रहा है, तो सेज की अब डेफिनेशन को छोटा समझ लो। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज से अगली क्लास से करेंगे। सेज का मतलब क्या है, देखो कहता है, क्या कह रहा है सेज को लेकर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज अ स्पेसिफिकली डिलाइनेटेड। अच्छा, डिलाइनेटेड का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइड। एक ऐसा एरिया आइडेंटिफाइड, ड्यूटी फ्री। ड्यूटी फ्री का मतलब है जहां पे बहुत सारे, जहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, लेस कंप्लाइंसेस होते हैं, एटसेट्रा। एंड शेल बी डीम टू बी अ फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑफ। मैंने बताया था, इसे है तो इंडिया का पार्ट, लेकिन हम इसे फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा होना है जिसको सरकार आइडेंटिफाई करती है कि इस एरिया को हम सेज बनाएंगे, और उसके बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, टैक्सेशन वगैरह वाले, और उसके ऊपर उसको फॉरेन टेरिटरी ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये सब तुम्हारे को मैं पहले ही समझा चुका था। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।